हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जिसका पर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो देखो, क्या समांतर रेखाएं क्या होती है। जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी ना काटें, आगे बढ़ाने पर कहीं भी वो ना मिले, या पीछे की तरफ बढ़ाने पे वो कहीं भी ना मिले, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, समानांतर या पैरेलल लाइंस बोलते हैं बेटा। ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होती है कि इनको कोई एक तिर्यक रेखा अगर ऐसे काट रही हो तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। तो ये जब लाइन इसको काटती है इन दो रेखाओं को, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं हमारे पास, कुछ कोण बनते हैं। जैसे एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार यहाँ बन गए, 5 6 7 8, है ना। तो इन जो ये एंगल्स हैं इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज होगी। ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि क्रॉस का निशान जहाँ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या दूसरा नाम क्या होता था हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण। याद आ गया ना। अब इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पहचान क्या होगी कि आपको एक्स की शेप नजर आएगी। किसकी शेप नजर आएगी, एक्स की। ठीक है। जहां एक्स की शेप नजर आएगी तो वहां पे जो एंगल्स बन रहे होंगे आमने सामने, उन कोणों का आप क्या कहोगे, शीर्षाभिमुख कोण कहोगे। ठीक है। उसके बाद हम पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लाइंस की बात करते हो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है। ये लाइन इनको काट रही है, तो ये ऊपर वाला एंगल्स को मैं 1 नाम दे दूं। ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है। तो एंगल 1 में और एंगल 5 में क्या रिलेशन होगा, एंगल 4 में और 8 में क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर आप, मैं एंगल 1 की और एंगल 5 की बात कर रही हूँ। एंगल 1 जो है आपका, वो इस लाइन से ऐसे बन रहा है, इन दोनों लाइनों से। ठीक है। एंगल 5 किससे बन रहा है, ये एंगल 5 है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इससे ऐसे बन रहा है। ठीक है। ध्यान से देख पा रहे होगे आप। तो एक ऐसी शेप आ रही है एफ जैसी सी, उल्टा एफ। ठीक है। सीधा एफ भी हो सकता था कि मैं इसको और एंगल 4 को और इधर से एंगल 8 को ले लेती। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी शेप बन जाती। ऊपर वाली लाइन को मत देखो ना, हम देख रहे हैं एंगल 4 यहाँ पे है और एंगल 8 यहाँ है। ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 था और ये एंगल क्या था, 5 था। ये कैसी शेप बना रहे हैं, एफ जैसी शेप बना रहे हैं। तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं बेटा। ठीक है। हिंदी में इनको बोला जाता है संगत कोण। ठीक है। अब संगत कोण की क्या पहचान बताइए आपको, कि ये क्या बनाएंगे, एफ जैसी शेप बनाएंगे। ठीक है। अब वो एफ आपका सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बस कंडीशन क्या रहेगी, एफ जिन लाइनों से बन रहा है वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। तो पहचान होगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कि जहाँ जो लाइंस एफ बना रही होंगी और एफ की जो ये दोनों लाइंस निकलती हैं ये पैरेलल अगर होंगी, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, मतलब वो इक्वल बनेंगे। ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है, जैसे ये 3 है एंगल और ये एंगल 5 है। एंगल 3 वाली लाइन है ये वाली और ये वाली, और एंगल 5 की लाइन है ये और ये। ठीक है। ध्यान से देखें तो मैंने कहा z बन रहा है ना। z आप ऐसे करके बनाओ, z ऐसे करके बनाओ। ठीक है। इसको n की शेप में बनाओ, उल्टा n बनाओ, सीधा n बनाओ। ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल अगर दिख ही रही है, ये पैरेलल हो सकती है कि लाइन जो बीच में बच के तो इनको काट ही रही है ना। तो इनके जो ये एंगल्स बनते हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल 3 था और यहाँ पे एंगल क्या था, 5 था। तो ये जो एंगल्स बनेंगे, ये वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें संगत कोण की, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 बना था।
ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 की बात, 3 और 5 की बात करें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन एंगल्स को हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण की पहचान मैंने क्या बताई आपको कि ये जेड जैसी शेप बनाएंगे, जेड सीधा उल्टा खड़ा बैठा जैसे भी है। कंडीशन वही एफ वाली कि जो दो लाइनें दूर दूर दिख रही है वो पैरेलल होनी चाहिए, और ये एक ट्रांसवर्सल होगी यहाँ पे। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना बेटा बात? एक्स के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, काटेंगी तो जो एंगल्स बन रहे होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। एफ जैसी शेप बना रहे हैं तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमने कहा 1/5 के इक्वल होगा, 4/8 के इक्वल होगा। इनको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स या संगत कोण। जेड की तरह की शेप बना रही होंगी, जेड की कंडीशन बस यही है कि ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो अगर ये 3 और ये 5 है तो दोनों एंगल्स को इक्वल कहेंगे। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है हमारे पास, जैसे ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, इन दोनों एंगल्स की बात करें तो ये क्या है, हमारी जो तिर्यक रेखा है जो हमारे ट्रांसवर्सल है उसके एक ही तरफ के एंगल्स है ना, और वो भी कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स है। ये एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले, ये इंटीरियर है। 3 4 5 6 इंटीरियर है, 1 2 7 8 एक्सटीरियर है। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण वो 4 5 भी हो सकते हैं, 3 6 भी हो सकते हैं। तो इन एंगल्स का क्या रिलेशन होता है, मैंने कहा 4 और 5। इस ढंग से हमारी लाइंस हैं। तो यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 5 बन रहा है। ठीक है, और इधर की बात करते हैं तो इधर की तरफ 3 और 6 7 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इन एंगल्स में, इन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। अगर हिंदी की बात करोगे ना तो हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। ठीक है, तो इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है कि हम क्या लिख लेते हैं, को इंटीरियर एंगल्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन को इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों एंगल्स का जो सम होता है ना बेटा वो 180 डिग्री होता है। जैसे लीनियर पेयर का होता है ना, ठीक है, सीधी रेखा के ऊपर कोई एंगल बना रहे थे, यहाँ पे कोई एंगल है तो वो एंगल और ये 5 मिलके क्या बना देते हैं, को ना वो लीनियर पेयर बना देते हैं। 5 + 6 180 डिग्री होता है ना, ऐसे ये 4 और 5 भी क्या होंगे, 180 होंगे। बस कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो ध्यान से देखें तो ये शेप कैसी है, सी जैसी सी है ना। अब ये सी सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, पड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम को इंटीरियर के सी से ही मान लेते हैं कि शेप क्या होगी हमारी, एंगल की सी की तरह शेप होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन वाले केस में क्या होगा, एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल एंगल कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, एफ से और जेड से इक्वल एंगल मिलेंगे आपको। एफ मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल, जेड मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स से एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और जो सी है उससे तुम्हारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, वहां पे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी ये बात। अब आपको ये सारी बात ना एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास दो लाइंस हैं पैरेलल, और एक ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। यहाँ पे हमें एक कोण दे रखा है, मान लेते हैं 130 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 1 था जो कि 130 दे रखा था, फिर ये कहता है 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे के सारे एंगल्स निकालने। ये एल लगा लो, ये एम लगा लो। लाइन एल पैरेलल टू एम दे रखी है, और इसमें बोला गया है कि एंगल 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो देखो ध्यान से करना कैसे इस क्वेश्चन में। एंगल 1 पता है हमें, एंगल 1 की हेल्प से आप एंगल 2 निकाल सकते हो। एंगल 1 + एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधी रेखा के ऊपर एंगल बन रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं बेटा। ठीक है, एंगल 1 कितना दे रखा था आपको, 130 डिग्री दे रखा था, प्लस एंगल 2 इक्वल्स कितना, 180 डिग्री।
तो एंगल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल टू आ गया हमारे पास 50 डिग्री, टू आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 1 की हेल्प से 3 निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये लाइन और ये लाइन काट रही हैं एक दूसरे को, क्या बना रही हैं, एक्स बना रही है, तो 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे कोण है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब 1 3 के इक्वल है, तो 1 तो हमारा दे ही रखा था, कितना 130 डिग्री। तो क्या कहोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री। ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये तो आगे। ठीक है, क्रॉस बना रहे थे, अब नीचे कैसे कोण निकाल लें। तो देखो क्या कर सकते हो आप, अगर मैं 3 की हेल्प से 5 को निकालना चाहती हूँ, तो एंगल 3 देखो आपका इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है। ठीक है, 5 इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो 3 ने और 5 ने मिलके क्या बना दिया, ध्यान से देखना बेटा, क्या बन रहा है, z बन रहा है ना। ठीक है, z बन रहा है, तो 3 और 5 इक्वल होंगे। कैसे एंगल्स, बताओ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, कैसे एंगल्स थे ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 3 तो आप 130 निकाल के आए हो थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो वो भी कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। ठीक है, बस अब 5 आ गया, तो 5 की हेल्प से 6 निकाल सकते हो। कैसे, या तो z 4 को और 6 को बोल दो। इधर से अगर आप बात करोगे, एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो भी क्या बना रहे हैं, z बना रहे हैं। तो 3 इज इक्वल टू 5 लिखा था, यहीं पे आप लिख लो कि 4 इज इक्वल टू 6 है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 भी तो है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। तो एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 4 तो था ही आपके पास 50 डिग्री, तो एंगल 6 भी कितना आ गया 50 डिग्री आ गया बेटा। 5 आ गया, 6 आ गया, 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 है, 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 है। तो क्या कहोगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 5 तो 130 निकाल के आए थे, इसका मतलब जो एंगल 7 है वो भी 130 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल 6 तो आप पीछे 50 डिग्री निकाल के आए थे, तो एंगल 8 भी कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल 2 निकाल आए थे, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया, 7 निकल गया, 8 निकल गया, सारे एंगल्स निकल गए। बात समझ में आ गई। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम आपने सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज किया है, वो आपने कुछ और यूज ही नहीं किया, आपने पीछे कोरस्पोंडिंग एंगल भी पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल भी पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए वो नहीं आया, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज की तो बात कर सकते हैं ना, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी वहां करवाई है क्या वो सही है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनाता है, z बनाता है। ठीक है, हमने कोरस्पोंडिंग एंगल के लिए क्या पढ़ा था, f पढ़ा था। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे इन सबकी वैल्यू लिख लेती हूँ। ठीक है, एक बार देखो, एंगल 2 कितना आया था 50, एंगल 30 कितना आया था ना, 3 कितना था 130, 4 कितना आया था 50, 5 आया था 130, ये आया था 50, ये आया था 130 और ये आया था 50। ठीक है, तो हमने क्या कहा था बेटा कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एफ की बात कर रहे हैं अब जिसको हमने यहाँ यूज नहीं किया, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पीछे हमने बताया ना वो कैसे होते हैं इक्वल। हमने कहा कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या बनाते हैं, एफ बनाते हैं। ये लाइन, ये खिंची, ये लाइन और ये लाइन, ठीक दिख रहा है आपको, ये क्या बना रहे हैं, एफ बना रहे हैं। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये एंगल 4 है और यहाँ पे नीचे एंगल कितना है 8, ये क्या बना रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, एफ जैसी शेप दिख रही है। क्या ये एंगल्स इक्वल है, देखो एंगल 4 50 था और एंगल 8 भी कितना था 50 था, तो इक्वल है। तो हमने यही तो पढ़ा है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज नहीं की, कोई बात नहीं, कहीं पे एक्सरसाइज में कहीं पे सम में तो यूज होगी ना वो। तो 4 और 8 इक्वल आ रहे हैं 180 ना, वो इक्वल दिख रहे हैं हमें। और दूसरी तरफ से देख लो कि क्या पता कहीं दूसरी तरफ से शेप ऐसी ना आ रही हो। तो अगर मैं यहाँ से एफ बनाती हूँ उल्टा एफ, तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, कौन कौन से एंगल 3 और एंगल 7 मिलके एफ जैसी शेप बना रहे हैं ना, तो इन ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये 3 है 130 और ये 7 भी है 130, तो इट मीन्स ये भी
कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, हमारी ये बात प्रूव होगी। जो हमने एक सम से रट्टा मारा था जिस चीज पे, यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि सच में वो चीजें इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जो है आपका, वो क्या बनाता है, देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। को इंटीरियर एंगल हमारा सी बनाता है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है और सी बनाएगा, तो उसमें क्या कहा था हमने, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये सी बना रहा है, कौन कौन एंगल, एंगल 4 और एंगल 5 क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं ना। तो 4 और 5 को ऐड करके देखो, क्या ये 4 और 5 इक्वल है, नहीं, 4 है 50 और 5 है 130, दोनों को ऐड करो कितना आया, 180 आया। इट मीन्स हमें हमारी ये जो बात जो हमने कही थी कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो यहाँ प्रूव होगी। उल्टा सी देख लो, यहाँ पे उल्टा सी बन रहा है। ठीक है, ये 130 ये 50 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 130 प्लस 50 180। तो मतलब ये बात हमारी प्रूव होगी। ठीक है, जो हमने आपको वैसे ही बता दी थी, एक सबसे आप ये कह सकते हो कि रट्टा मारने के लिए कहा था, तो हमारी वो चीजें यहाँ से क्लियर होगी कि हाँ सच में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से नहीं है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, उल्टा एफ बना रहे हैं ना, एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो ये भी देखो 130 130 है तो इक्वल है, तो हमें अच्छे से ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आए हैं, एक्सरसाइज में वो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बेटा कि ए बी और सी डी जो है वो समानांतर है, पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। तो देखो ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है ना बेटा। ठीक है, जब तुम्हारी कॉपी की लाइनें देख लो, हिंदी की जो लाइनें होती हैं वो ऐसी लाइनें ड्रॉ कर रखी होती हैं, तो वो सारी ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से हम कर सकते हैं यूज। ठीक है, अब देखो y और z की रेशो दे रखी है, y रेशो z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ ऐसा सम था, जब भी रेशो दी होती है तो हम ये कहते हैं कि y एंगल 3 इंटू समथिंग होगा, 3x लिखते हैं, लेकिन x तो खुद एंगल का नाम है, तो यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, इसको a नाम दे देंगे। ठीक है, z जो है वो 7 है, तो यहाँ पे 7 a नाम दे देंगे। मतलब दोनों का कॉमन पार्ट था जो कटा हुआ था, वो कॉमन पार्ट क्या कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे a नाम दे दिया। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई सम था तो वहां पे a/b दे रखा था, कुछ दे रखा था 2:3, तो वहां पे हमने a को 2a नहीं कहा था क्योंकि a तो यहाँ खुद था, इसलिए वहां पे a को 2x और b को क्या कहा था, 3x कहा था हमने। लेकिन यहाँ पे 3x और 7x को नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ पे एंगल का नाम x है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, a में ले लिया। क्लियर है बात। अब y और z में कोई रिलेशन है क्या, देखो y और z कुछ शेप बना रहे हैं, नहीं जी कोई शेप नहीं बना रहे, तो नहीं पता चलेगा हमें। लेकिन अगर आप एंगल x की बात करते हो और इधर से एंगल z की बात कर रहे हो, ध्यान से देखना, एंगल x और इधर से एंगल z, क्या कौन सी शेप बना रहे हैं, z की शेप बना रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो, एंगल x और एंगल z क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ है। ठीक है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z, एंगल x और एंगल z इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई बेटा। अब x तो नहीं पता, z जरूर पता है, z कितना है, 7a है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7a आ गया, क्योंकि z की वैल्यू क्या थी, 7a थी, x 7a आ गया। ठीक है, x आ गया 7a, y आ गया 3a, z आ गया 7a। कैसे निकाले, वैल्यू तो नहीं पता चल रही। अब देखो x का और z का तो हमने देख लिया, x और z तो कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे थे, लेकिन y और z कुछ नहीं बना रहे। क्या x और y भी कुछ नहीं बना रहे क्या, देखो ध्यान से, क्या बना रहे, उल्टा सी बना रहे हैं, और सी मतलब को इंटीरियर एंगल्स। तो तुम ये कह सकते हो को इंटीरियर तभी बनाएंगे ना जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। क्या कहोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बेटा। x कितना था, 7a था,
y ऊपर लिखा हुआ है कितना है 3a है, इक्वल्स कितना 180 डिग्री। 7a में 3a ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 10a इज इक्वल टू कितना 180। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 के डिवाइड में 10 आ जाएगा, काट दो 18 आ गया, a की वैल्यू आ गई 18। क्या हमें a चाहिए था? नहीं जी, हमें तो x चाहिए है। तो कोई बात नहीं, देखो नाउ जो x था वो तो 7a था, a की वैल्यू आप 18 निकाल चुके हो, 18 7 जा 126। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 126, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था आपको, वहाँ पे हमने सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को यूज़ किया था, लेकिन बाद में बता दें ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे बन रहे हैं, वहाँ पे को इंटीरियर कैसे बन रहे हैं, तो आप जहाँ पे क्वेश्चन में जैसी जरूरत होगी उस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है, हमें दिख रही है। आगे क्या कहा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। जो ई एफ लाइन है वो सी डी पे परपेंडिकुलर बना रही है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है। ये 90 है तो देखो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो पता ही है हमें। एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी कितना दे दिया 126 डिग्री। तो ये पूरा एंगल जो है ये दे दिया 126 डिग्री आपको। इसमें बोला गया है फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये एंगल निकालना है। तो अगर फिर वही बात ध्यान से देखते हैं, ए जी ई और इधर से अगर मैं इसको करूं तो कैसी शेप बन गई, दिख रही है कुछ, जेड बन रहा है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी है तो फिर पक्का जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर जो एंगल ए जी ई है वो किसके इक्वल होगा बेटा, इस वाले एंगल के, जिसको इसने क्या नाम दिया था जी ई डी, एंगल जी ई डी के। रीजन क्या लिखोगे, जेड से कौन से एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल जी ई डी कितना था 126 था ना, एंगल जी ई डी तो 126 था, देयरफॉर एंगल ए जी ई भी कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। एंगल ए जी ई निकालना था, ये वाला एंगल निकल चुका है। अब क्या पूछा है जी ई एफ, जी ई एफ मतलब सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए हमें। ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हो, पूरे 126 में से इधर वाला 90 माइनस कर देंगे तो जी ई एफ आ जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल जी ई एफ क्या बनेगा बताओ, पूरे एंगल जी ई डी में से 90 डिग्री माइनस कर देते हैं। 90 डिग्री ही तो है, जी ई डी कितना था 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ जो है माइनस कर दो, 6 12 में से हो गई 3, जी ई एफ हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई ना बेटा अच्छे से। नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ ध्यान से देखो क्या पूछा हुआ है, एंगल एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये निकाल के आए हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। लीनियर पेयर का मतलब सम 180 डिग्री होता है। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ जो एंगल पूछा गया है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एफ जी ई तो ये वाला एंगल है, और इधर से क्या नाम है इस एंगल का, ए जी ई है। ठीक है, प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं बेटा। ठीक है, दोनों एंगल्स को सिंपल सा नाम भी दे सकते थे, एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन इसे नाम ही ऐसे पूछे हुए हैं तो हमें नाम ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। एफ जी ई, एफ जी ई तो हमें निकालना ही है, और ए जी ई हम अभी निकाल के आए हैं कितना 126 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई कितना आ गया 180 माइनस 126 डिग्री। हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना, ठीक चल रहा सारा। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला भी एंगल निकल गया हमारा। लास्ट में लिख सकते हो कि ये और ये तीनों एंगल्स हमारे ये हैं। तो हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
देखो जब ये वाला स्टार्टिंग में एंगल पूछा था तो हमने देखा ये एंगल ऐसे बन रहा है और इधर से ऐसे करें तो जेड बन रहा था। जेड का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने इक्वल करके इसको 126 निकाल दिया। फिर ये छोटा सा एंगल पूछा, पूरा एंगल 126 था, इसमें से इतना सा 90 माइनस किया तो सिर्फ इतना बच गया। 126 माइनस 90 कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर हमसे ये वाला छोटा सा एंगल पूछा था तो हमें ये वाला एंगल पता था, ये निकालना था। ये पूरा मिलके तो क्या बनाता है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर होता है। ठीक है, 180 डिग्री में से 26 को माइनस 126 को माइनस किया तो एफ जी ई कितना आ गया हमारा? 54 डिग्री आ गया। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये जो पी क्यू लाइन है और ये एस टी लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 है, एंगल आर एस टी ये वाला एंगल 130 डिग्री है। बोला गया कि फाइंड एंगल क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल, हमें ये वाला एंगल निकालना है। बताओ भी कैसे निकालें। अब हमें लाइनें पैरेलल तो दे रखी हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, लेकिन इनको जो लाइन काट रही है वो कोई एक लाइन नहीं काट रही, इसको कोई और लाइन काट रही है, इसको कोई एक लाइन काट रही है। हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में, पैरेलल लाइन को दोनों को एक ही तिर्यक रेखा अगर काटती है, एक ही ट्रांसवर्सल अगर काटती है, तो हम बहुत सारी लाइन से बहुत सारे तरह के एंगल्स बना सकते हैं जो इक्वल भी हो सकते हैं, उनका सम भी 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई एक ट्रांसवर्सल है नहीं। पैरेलल लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं, ट्रांसवर्सल एक ही हो सकती होती है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल से एक तरह के एंगल बनेंगे, दूसरी ट्रांसवर्सल से दूसरे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन एंगल्स का आपस में कोई रिलेशन अब नहीं बना सकते। तो क्या करें ऐसे केस में? हमें क्या करना पड़ता है बेटा कि दो पैरेलल लाइंस तो हैं लेकिन उनको एक कोई कॉमन लाइन नहीं काट रही, तो हमें जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस काट रही है ना, उस पॉइंट से हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप किसी के भी पैरेलल कह दो, मान लिया मैं यहाँ पे लाइन को ए बी नाम दे देती हूँ। ठीक है, ए बी लाइन जो है पैरेलल टू पी क्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है बेटा, रचना करनी पड़ती है। क्या रचना करी कि हमने ए बी पैरेलल टू पी क्यू खींची, तो खींची तो हिंदी में लिखा जाएगा तो पीछे लिख लेते, इंग्लिश में लिख लेते ड्रो, ड्रो ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, अब देखो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। ठीक है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी जो है वो एस टी के भी पैरेलल होगी, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये लाइन अपने आप ही इस वाले लाइन के तो पैरेलल हो ही जाएगी। ठीक है, अब पैरेलल तो होगी, अब करें क्या? हमें तो ये वाला एंगल चाहिए है, इस एंगल का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये लाइन और कौन सी करें? इधर भी कर सकते हो आप, उधर भी कर सकते हो, जेड बनाओ या सी बनाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। हम क्या करते हैं, हम सी बना लेते हैं, सी हमें इजीली दिख रहा है ना, तो ये एंगल 110 है, इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, या ठीक है इसको 1 ही दे देते हैं। तो वो 100 और 1 मिल 110 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं। सी मतलब को इंटीरियर एंगल। तो आप क्या कहोगे? नाउ एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 110, जो कि एंगल 1 कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 1 निकालना था क्या? नहीं, हमें तो ये एंगल निकालना था। अब इसको कुछ और नाम दे दो, एक्स नाम दे दो चाहिए। ठीक है, अब 1 की हेल्प से एक्स निकल सकता है क्या? ना जी। अब यहाँ देखिए तो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन इस लाइन के क्या बना रही है? फिर से जेड बना रही है, तो ये 130 है, इसको एंगल 2 नाम दे दो। 130 और जो 2 है वो भी क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहोगे? एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी। ठीक है, यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 हमारे पास आ गया भाई 50 डिग्री। अब एंगल 2 आ गया, एंगल 1 आ गया, लेकिन ये एक्स तो नहीं आया अभी भी। ठीक है, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं ना 1 एक्स और 2 मिलके पूरा क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे, स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ना। क्या कहोगे? वी नो दैट एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना?
180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखते बेटा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा जिसमें दो ही एंगल्स आते हैं, यहाँ पे तो 3 एंगल्स हैं, तो आप इसको स्ट्रेट एंगल कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। लीनियर पेयर लिख दोगे तो कोई नंबर तो काटने से रहा आपके, देखो सीधी सी बात है, पता तो इसका मतलब क्या है कि इनका सम 180 डिग्री है। अब ऐसे क्या, दो 180 डिग्री है तो जो को इंटीरियर लिख दें, को इंटीरियर तो नहीं बनते ना ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे थे, स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। एंगल 1 कितना 70 डिग्री प्लस एक्स, एंगल 2 कितना 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। 70 और 50 को ऐड कर दो, कितना बन गया 120। एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि कितना बनता है 60। देयरफॉर अब इसने एंगल को नाम क्या दिया था, क्यू आर एस नाम दिया। हाँ, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स 60 डिग्री। ठीक है, यही तो पूछा गया था हमारे से, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गई अच्छे से बात। जब दो लाइनें पैरेलल हों और उनको एक कॉमन तिर्यक रेखा, एक कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं काट रही, तो जो दो अलग अलग ट्रांसवर्सल जहां मिल रही हैं उस पॉइंट से एक कॉमन पैरेलल लाइन खींच देते हैं, जो इसके भी पैरेलल होगी इसकी पैरेलल होगी। ठीक है, अब पैरेलल होने के बाद उस पैरेलल लाइन के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल्स बनाएंगे, को इंटीरियर बनाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाए, कोरस्पोंडिंग बनाए, जो भी है। तो इसने को इंटीरियर बनाया, यहाँ पे इसने भी को इंटीरियर बनाया, दो एंगल्स यहाँ से आगे, बीच का एंगल मिला के पूरा 180 डिग्री हो जाता है। तो इस एंगल, इन दोनों की हेल्प से ये वाला एंगल निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल फोर्थ क्वेश्चन, सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन ही करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कहोगे तो मैं करवा भी दूंगी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि फिफ्थ क्वेश्चन भी करवाना है मैम, तो मैं जरूर करवा दूंगी। ठीक है, नहीं तो हम फोर्थ तक ही करेंगे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी आपको मोटी मोटी थ्योरी समझा दूंगी, क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में इसमें क्या दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन और ये नीचे वाली लाइन पैरेलल दे रखी है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, यही बोला हुआ है पी आर डी, ये वाला एंगल 127 डिग्री दे रखा है, एक्स और वाई निकालने के लिए बोला गया है आपको। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई कैसे निकल सकते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो मैंने कहा था कोई कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये कहा था ना कि कोई एक ट्रांसवर्सल या एक तिर्यक रेखा होती है, एक नहीं, मतलब कहने का मतलब एक ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनेंगे उनका आपस में कुछ रिलेशन होगा, दूसरे ट्रांसवर्सल वाले एंगल्स का उनके साथ रिलेशन होगा, इधर वाले एंगल्स का इधर वाले एंगल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे हम मैं बना ही रही थी तो आपको यहाँ से दिख गया होगा, एंगल 50 है ये, और ये ऐसे करके ये जी क्या बना गए, z बना गए। कौन कौन से एंगल 50 और x, z बना गए, तो इट मीन ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी थी, देयरफॉर एंगल 50, 50 का नाम क्या है, एंगल ए पी क्यू है, और यहाँ पे क्या है x, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, कैसे एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ए पी क्यू तो 50 था, इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर आप ये कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, एक एंगल तो निकल गया। अब हमें वाई को निकालना है, अब वाई कैसे निकालें, क्या 127 से कोई रिलेशन है, देखते हैं, क्योंकि ये भी तो ट्रांसवर्सल है, इसको इस वाले ट्रांसवर्सल को भूल जाओ, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन क्या बना रही है, देखो z जैसी शेप बना रही है, तो z जैसी शेप बना रही है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्या कहोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल यहाँ पे पी आर है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, वैसे पैरेलल है, तो आप क्या कहोगे, एंगल मतलब 50 प्लस वाई जो है इज इक्वल टू इस एंगल के पी आर डी के, पी आर डी, यहाँ पे भी रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो पी आर डी कितना दे रखा है 50 प्लस वाई, और पी आर डी दे रखा था 127, यहाँ से वाई कितना आ जाएगा बेटा 127 माइनस 50 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7, और 12 माइनस 5 भी कितना हो गया 7, तो वाई हमारा 77 डिग्री आ गया और एक्स हमारा 50 डिग्री आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना बेटा, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जो मैं कहती थी कि इसको करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला गया है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ क्वेश्चन पढ़े बिना, कि दो मिरर थे पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे के पैरेलल रखे थे। ठीक है, एक लाइट आती है यहाँ पे, एक इंसिडेंट रे डालते हैं, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके मूव कर जाती है इधर की तरफ, फिर यहाँ लगती है, रिफ्लेक्ट होके मूव कर जाती है इधर। ठीक है,
ये मिरर तो एक दूसरे के पैरेलल थे, इसमें शो करने के लिए कहा है कि ये और ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, शो करो। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, हम बी पॉइंट से ना कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं नीचे की तरफ, जो परपेंडिकुलर होगी हमारी पी क्यू के। ऐसे सी लाइन से हम एक सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगी आर एस रो के। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दो एंगल्स बन रहे हैं आपके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल के भी दो पार्ट बन रहे हैं, ये और ये। अब ये जो लाइन आपकी पैरेलल लाइंस पे के परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ करी थी, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं उनके आपस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं बेटा। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, मैं जस्ट आपको वैसे समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसी क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब ये लाइन पैरेलल है तो देखो ये क्या जेड बना रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर कोई रे, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे होती है कि रिफ्लेक्टेड, तभी मैं बोल रही हूँ साइंस की बात है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों तरफ एंगल्स इक्वल बनते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। लेकिन ये और ये हमने इक्वल अभी कहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये और ये इक्वल है तो मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल हो गए तो मीन्स ये क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं। जेड वाले एंगल इक्वल हैं तो जेड वाली जो लाइंस बच गई वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी बेटा, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं आपके लिए सेपरेट इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक शॉर्ट्स या कोई एक सिंपल वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।